हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल सिग्नलिंग का सेकंड पार्ट। इससे पहले का जो पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सेल सेल सिग्नलिंग क्या होती है, इसके बारे में हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि सेल सिग्नलिंग जो होती है वो एक्चुअली में होती कैसे है, यानी कि कोई भी जो नॉर्मल प्रोसेस होती है ओवरऑल, वो प्रोसेस कैसे होती है, इसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद में सेल सेल सिग्नलिंग या इंटरेक्शन के अंदर लिगैंड क्या होते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। लिगैंड के बाद में रिसेप्टर क्या होते हैं, ये हमने देखा था। या रिसेप्टर कैसे फंक्शन करते हैं, ये हमने देखा था। तो ओवरऑल कुल मिला के सेल सिग्नलिंग क्या है, ये हमने देख लिया था। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि सेल सिग्नलिंग जो है वो कितने टाइप की होती है। तो सेल सिग्नलिंग जो है वो मेनली दो टाइप की हमें देखने को मिलती है। पहले को हम बोलते हैं डायरेक्ट सिग्नलिंग। डायरेक्ट सिग्नलिंग। सेकंड जो होती है उसको हम मेनली बोलते हैं इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। तो ये दो टाइप की सिग्नलिंग हमें देखने को मिलती है, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट सिग्नलिंग के बारे में देखते हैं कि डायरेक्ट सिग्नलिंग क्या होती है। इसमें क्या होता है, इसमें दो सेल आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच होती हैं, तब जाके वो सिग्नलिंग करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए एक सेल है, हमारी बॉडी की सेल्स है, और इसी सेल के साथ में दूसरी सेल भी प्रेजेंट है, यहीं पे दूसरी सेल होगी, और इसी के साथ में यहाँ पे तीसरी सेल होगी। तो इस तरह से क्या है, सेल प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट है। तो डायरेक्ट सिग्नलिंग कब होगी, जब एक सेल, ये वाली जो सेल्स है, वो अपने बिल्कुल साथ वाली सेल को सिग्नल दे। यानी कि यहाँ पे ए सेल अपने जस्ट पास में जो सेल्स है, जो उसके साथ में कांटेक्ट में है, बी सेल, उसको सिग्नल दे, तो उस सिग्नलिंग को हम बोलेंगे डायरेक्ट। या बोल सकते हो कि जब बी सेल सी के साथ में या ए के साथ में सिग्नल करती है, बातें करती है, तो उसी सिग्नलिंग को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सिग्नलिंग बोलते हैं। तो इस सिग्नलिंग के लिए जो हमें लिगैंड देखने को मिलता है, लिगैंड, वो लिगैंड होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है, वो ही क्या करती हैं, वो ही जाके लिगेंड की तरह फंक्शन करती हैं। और इसमें जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो भी ट्रांस मेम्ब्रेन ही होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ही होते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये वाला एक सेल और ये वाली दूसरी सेल, ये एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में है, इस तरह से प्रेजेंट है। तो अब क्या है कि पहले वाली सेल पे कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है, इस तरह से मान लीजिए ये वाली प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो दूसरी सेल्स पे इसी के लिए जो रिसेप्टर है वो यहीं पे ही प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे दूसरी सेल्स का रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो ये दोनों क्या कर रही हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में सिग्नलिंग कर रहे हैं। ये है रिसेप्टर एक सेल का, और ये है दूसरी सेल्स के लिए लिगेंड, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये आपस में इस तरह से सेल सिग्नलिंग कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सिग्नलिंग। तो डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग के अंदर हमें सेल टू सेल कनेक्शन देखने को मिलता है, या हम बोल सकते हैं कि सेल टू सेल कॉन्टैक्ट देखने को हमें मिल सकता है।
इसके अंदर एक सेल दूसरी सेल के साथ में फिजिकल कांटेक्ट के साथ अटैच होती है, यानी कि दो सेल के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है। फिजिकल कांटेक्ट मीन्स जैसे नॉर्मल हम एक दूसरे की बॉडी को या खुद की बॉडी को टच कर सकते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप में एक सेल जो होती है वो दूसरी सेल के साथ में टच में होती है, उसके कांटेक्ट में होती है, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल कांटेक्ट। तो यहाँ पे दो सेल का फिजिकल कांटेक्ट में होना जरूरी होता है, तभी उस सिग्नलिंग को हम बोलेंगे डायरेक्ट सिग्नलिंग, वरना हम उसको डायरेक्ट सिग्नलिंग नहीं बोलेंगे। या हम इस सिग्नलिंग को कांटेक्ट डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, कांटेक्ट डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे ये जो सिग्नलिंग है वो एक दूसरे के कांटेक्ट पे या एक दूसरे के कांटेक्ट पे आने पे ही स्टार्ट होती है, उससे पहले स्टार्ट नहीं होगी। तो ये होती है डायरेक्ट सिग्नलिंग। डायरेक्ट सिग्नलिंग का हमें एक टाइप देखने को मिलता है, या आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट सिग्नलिंग को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं, और उसका नाम है, उस सिग्नलिंग का नाम है जस्ट्रा क्राइन सिग्नलिंग। जस्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। जस्ट्राक्राइन सिग्नलिंग जो है वो डायरेक्ट सिग्नलिंग का ही टाइप है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि एक सेल दूसरी सेल के साथ में, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है इस वाली डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि एक सेल दूसरी सेल के साथ में कॉन्टेक्ट में डिपेंडेंट मैनर में काम कर रही है, या एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होकर काम कर रही है। जस्ट्राक्राइन सिग्नलिंग यही होती है। तो इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जस्ट्राक्राइन सिग्नलिंग ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है। ह्यूमन के अंदर जब हम ह्यूमन की डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा सी एलिगेंस, सी एलिगेंस के अंदर प्रेजेंट है। सी आर्चिन के अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर मेनली जो आप बोल सकते हो जस्ट्राक्राइन सिग्नलिंग है वो हमें देखने को मिलती है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो जैसे कि हो गया डेल्टा, डेल्टा नोच पाथवे या डेल्टा नोच सिग्नलिंग। सिग्नलिंग यहाँ पे जो डेल्टा है वो लिगैंड की तरह काम करता है, और जो नोच है वो रिसेप्टर की तरह काम करता है। ये नाम सुन के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे नाम आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे जब आप इसको आगे पढ़ते जाएंगे, या आगे की जितनी भी यूनिट हम कवर करेंगे उसमें ये सब कुछ कवर होगा कि डेल्टा नोच क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट है, कैसे ये फंक्शन करता है। बट अभी सिर्फ हमें एग्जाम्पल याद रखना है कि हाँ डेल्टा नोच सिग्नलिंग है, उसके अंदर डेल्टा एक लिगेंड है, नोच एक रिसेप्टर है, और वो दोनों आपस में बाइंड करके फंक्शन करते हैं। ऐसे ही डेल्टा नोच के साथ में दूसरा जो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं वो है फास्ट डेथ रिसेप्टर। डेथ रिसेप्टर, यहाँ पे फास्ट जो है वो एक लिगेंड है, लिगेंड की तरह फंक्शन करता है, और जो डेथ है वो एक रिसेप्टर है। डेथ रिसेप्टर जो है वो रिसेप्टर की तरह फंक्शन करता है। अब अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है, मान लीजिए हमारी बॉडी की ही सेल्स है, और ये वाली सेल्स को किसी वायरस ने अटैक कर दिया सेल्स के ऊपर, और ये वाली सेल होगी वायरस इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल होगी। अब ये वाली सेल्स क्या करती है, ये वाली सेल यहाँ पे एक रिसेप्टर रखती है जिसको हम बोलते हैं डेथ रिसेप्टर। डेथ रिसेप्टर, ये वाली सेल्स क्या करती है, ये वाली सेल टी सेल्स को बुलाती है। टी सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, टी सेल्स, ये मान लीजिए टी सेल है, टी सेल के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होता है फास्ट रिसेप्ट लिगेंड, फास्ट लिगेंड।
तो ये क्या करेगी, टी सेल अपने इस फास्ट लिगैंड के साथ में इस डेथ रिसेप्टर से बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद में वो इस वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करने का काम करेगी। तो इस तरह से जो जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग है वो हमारी बॉडी के अंदर सी एलिगेंस के अंदर या सी आर्चिन के अंदर हमें देखने को मिलती है। और जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग सबसे ज्यादा डेवलपमेंट के अंदर यूज की जाती है। जितनी भी डेवलपमेंट प्रोसेस होती है उन सभी के अंदर ज्यादातर जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग ही हमें देखने को मिलती है। ये तो बात होगी आप बोल सकते हो डायरेक्ट सिग्नलिंग की या जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग की। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट सिग्नलिंग की। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्ट सिग्नलिंग प्रेजेंट है तो फिर ये इनडायरेक्ट सिग्नलिंग क्यों? तो इसका सिंपल सा एक रीजन है कि अगर मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है जो कि फंक्शन करती है। तो जस्ट सपोज कि अगर हमारी जो पैनक्रियाज के अंदर सेल प्रेजेंट है, जस्ट समझने के लिए कि पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन को सिक्रीट करती है और इंसुलिन जो है वो जाके मसल सेल्स पे फंक्शन करता है, मसल सेल्स पे जाके फंक्शन करेगा। तो क्या पैनक्रियास और मसल सेल्स या पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स है और जो मसल्स की सेल्स है वो आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में प्रेजेंट है? नहीं। तो वहां पे सिग्नलिंग कैसी होगी? क्या कोई बॉडी की हर एक सेल एक दूसरी सेल को सिग्नल देने के लिए वहां पे खुद जाएगी या कुछ ना कुछ सिग्नल प्रोड्यूस करेगी कि वो सिग्नल वहां पे जाए, वो उस दूसरी सेल को बताए? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मान लीजिए बहुत सारी सेल है, ये सारी सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन ये सारी सेल्स मान लीजिए ये वाली सेल इसके साथ में अटैच है, इसके साथ में अटैच है, इसके साथ में अटैच है, लेकिन क्या ये वाली सेल इस वाली सेल बी वाली सेल के साथ में फिजिकल कांटेक्ट में अटैच है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बीच में दूसरी सेल भी प्रेजेंट है। तो ए और बी दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। अगर डायरेक्ट सिग्नलिंग ही होगी तब ए और बी आपस में बातें नहीं कर पाएंगे। तो ये फिर आपस में बातें कैसे करेंगे? इसके लिए एक दूसरी सिग्नलिंग होती है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। तो हम उसी इनडायरेक्ट सिग्नलिंग को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इनडायरेक्ट सिग्नलिंग होती क्या है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। इनडायरेक्ट सिग्नलिंग क्या होती है? मान लीजिए ये एक सेल है और इससे थोड़ी सी दूरी पे ही या थोड़ी सी डिस्टेंस पे ही ये दूसरी सेल प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि इनडायरेक्ट सिग्नलिंग के अंदर दोनों सेल आपस में किसी भी टाइप के कांटेक्ट में नहीं होती, यानी कि इनके बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। ये बात आपको भूलनी नहीं है यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे ये सेल है और इनको आपस में बातें करनी है, तो ये कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो पहले वाली सेल है ए, ये वाली सेल कुछ ना कुछ लिगैंड को प्रोड्यूस करेगी बाहर वाली साइड में। ये है लिगैंड। ये लिगैंड क्या करेगा? ये लिगैंड यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है उसके थ्रू क्रॉस करेगा या डिफ्यूज होगा। डिफ्यूज होने के बाद में ये जो दूसरी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है वहां आएगा, रिसेप्टर के साथ में बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद बी सेल के अंदर रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। तो ये होती है इनडायरेक्ट सिग्नलिंग, यानी कि इसमें दोनों सेल एक दूसरे के साथ में किसी भी टाइप के कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ पे इनडायरेक्ट सिग्नलिंग चलती है। तो यहाँ पे आप खुद सोचो जो लिगैंड होगा वो कैसा होगा?
तो यहाँ पे लिगैंड जो है वो सीक्रेटेड फॉर्म में होगा, यानी कि उसको सीक्रेट किया जाएगा। दूसरी बात, लिगैंड की कंसंट्रेशन भी होगी, कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है लिगैंड की इनडायरेक्ट सिग्नलिंग में, वो भी मैटर करती है। इसके अलावा लिगैंड जो है वो डिफ्यूज होगा और वो डिफ्यूज होके जाएगा। उसके बाद में अगर हम रिसेप्टर की बात करें, रिसेप्टर, तो रिसेप्टर जो है वो मेनली प्रेजेंट होंगे मे बी साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा न्यूक्लियस में हमने देखा था, न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हम बात करें, जैसे हमने डायरेक्ट सिग्नलिंग में जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग देखी थी, वैसे ही इनडायरेक्ट सिग्नलिंग के अंदर हमें 3 टाइप देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, वो है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, तो सबसे पहले ऑटोक्राइन के बारे में देखते हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है? जब एक सेल खुद से बातें करे या खुद के लिए ही सिग्नल को प्रोड्यूस करे, उसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये एक सेल है, ये क्या कर रही है? ये खुद ही लिगैंड को प्रोड्यूस कर रही है। ये इसने खुद के लिए खुद ही लिगैंड बनाया, और इस लिगैंड को रिसीव करने के लिए जो रिसेप्टर है वो इसी सेल पे प्रेजेंट है। तो ये वाले जो लिगैंड है उस सेल ये वाले जो लिगैंड है, यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो उसी के द्वारा ही रिसीव किए जा रहे हैं। यानी कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में हम ये बोलेंगे कि एक सेल खुद ही सिग्नल को प्रोड्यूस करती है, खुद ही सिग्नल को रिसीव करती है और खुद का ही रिस्पॉन्स जनरेट करती है। इसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर जो हम बोले कि इसमें लिगैंड हमें किस टाइप का देखने को मिलेगा, लिगैंड, तो इसके अंदर जो लिगैंड है लो कंसंट्रेशन में होगा, लो कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि एक सेल खुद के लिए सिग्नल जनरेट कर रही है, तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में तो नहीं बनाएगी। तो जितना एक सेल के लिए सफिशिएंट है उसकी ग्रोथ के लिए या रिस्पॉन्स के लिए, वो उतना सिग्नल प्रोड्यूस करती है। तो लो कंसंट्रेशन में हमें लिगेंड देखने को मिलता है। इसके साथ में जो हमें देखने को मिलता है कि ये जो सिग्नल है वो शॉर्ट डिस्टेंस तक होता है, शॉर्ट डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि सेल को खुद सिग्नल प्रोड्यूस करती है, खुद को ही रिसीव करना है, तो ज्यादा दूर तक सिग्नल को जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब हम कुछ टॉपिक खुद ही पढ़ते हैं या खुद ही कई बार बातें कर रहे होते हैं खुद से, तो क्या हम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं? नहीं ना, हम बिल्कुल कम आवाज में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद बोल रहे हैं और खुद सुन रहे हैं, तो हमें ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती। ऐसा हम तब करते हैं जब कोई हमें दूसरे पर्सन को सुनाना हो जो कि ज्यादा दूर खड़ा है। तो यहाँ हमें खुद को ही सुनाना है, तो ज्यादा जोर से नहीं बोलना, मतलब ज्यादा दूर तक हमें सिग्नल को नहीं पहुंचाना। तो वो सिग्नल जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे ही प्रेजेंट होता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का, फॉर एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल है कैंसर सेल। कैंसर सेल, इसके साथ में सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है टी सेल। ये कुछ एग्जाम्पल है कैंसर सेल के, देखते हैं ये कैसे फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम टी सेल के बारे में बात करते हैं। टी सेल, तो मान लीजिए ये वाली सेल है टी सेल,
ये सेल क्या कर रही है, ये सेल खुद के लिए ही सिग्नल को प्रोड्यूस कर रही है और इस सिग्नल का नाम है IL-2, जिसको हम बोलते हैं इंटरल्यूकिन इंटरल्यूकिन 2। ये सिग्नल सेल खुद प्रोड्यूस करती है और इस सिग्नल के लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो इसी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये टी सेल खुद ही IL-2 का प्रोडक्शन करती है, खुद ही रिसेप्टर के द्वारा इसको रिसीव करती है और खुद ही रिस्पॉन्स को जनरेट करती है। और ये रिस्पॉन्स जो है वो है टी सेल का प्रोलिफरेशन। टी सेल्स का प्रोलिफरेशन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि टी सेल खुद के प्रोलिफरेशन के लिए खुद ही रिस्पॉन्स या खुद ही लिगेंड बना रही है, खुद ही रिसीव कर रही है और खुद ही रिस्पॉन्स दे रही है, यानी कि खुद ही खुद का प्रोलिफरेशन करवा रही है। तो ये तो हमें टी सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम कैंसर सेल की बात करें कि कैंसर सेल कैसे काम करती है, कैंसर सेल, तो कैंसर सेल के बारे में सभी को पता है कि कैंसर सेल्स एक टाइप की एबनॉर्मल सेल है, एबनॉर्मल सेल है। तो ये क्या करती है, इसका मेन मोटिव जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ करना, कैसे भी हो चाहे, एंड डिवाइड करना और अपना जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन रखना है। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए ये यहाँ पे कैंसर सेल है, ये कैंसर सेल क्या करती है, ये कैंसर सेल खुद के लिए ग्रोथ फैक्टर को बनाती है। ये वाले जो है वो क्या है, ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे लिगेंड की तरह ही फंक्शन कर रहे हैं। तो ये क्या है, ग्रोथ फैक्टर। ये ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं, ये ग्रोथ फैक्टर कैंसर सेल के ऊपर ही प्रेजेंट रिसेप्टर के द्वारा रिसीव किए जाते हैं और यहाँ पे कैंसर सेल रिस्पॉन्स को जनरेट करती है। और ये जो रिस्पॉन्स है ये हो सकता है कि कैंसर सेल डिवाइड करे, कंटिन्यू डिवाइड करती रहे, कंटिन्यू ग्रोथ करती रहे। कैंसर सेल ऐसा इसलिए करती है क्योंकि कैंसर सेल का जो मेन टारगेट होता है ना, इसका मेन टारगेट होता है सिर्फ और सिर्फ मुझे ग्रोथ करनी है, डिवाइड करना है और फैलते जाना है, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते जाना है, बस और कुछ काम नहीं है इसका। क्यों, क्योंकि ये एबनॉर्मल सेल है, नॉर्मल काम कोई बॉडी के अंदर करेगी नहीं, जितने भी काम करेंगी वो सारे के सारे गलत करेगी। तो इसके लिए जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो बॉडी के अंदर कम प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है ना उसकी ग्रोथ एक आप बोल सकते हो कि पैटर्न में होती है, ठीक है, रेगुलर वे में होती है, पैटर्न में होती है, तो एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं होती। तो इसके लिए हमारी बॉडी में इतने ज्यादा ग्रोथ फैक्टर भी प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन कैंसर सेल क्या है, उसको तो ग्रोथ फैक्टर ज्यादा चाहिए, तो वो क्या करेगी, वो खुद ही ग्रोथ फैक्टर को प्रोड्यूस करेगी, खुद ही उसको वापस ले लेगी और खुद ही खुद का डिवीजन करवा के और ग्रोथ करवा के अपना काम करेगी। तो कैंसर सेल ऐसे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू फंक्शन करती है। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हो गया। अब उसके बाद में सेकंड जो हम सिग्नलिंग पढ़ने वाले हैं वो है पैराक्राइन सिग्नलिंग। बी सिग्नलिंग जो है इनडायरेक्ट के अंदर, वो है पैराक्राइन पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो सेल्स है वो दूसरी सेल के जस्ट एडजेसेंट में ही प्रेजेंट होती है। एडजेसेंट सेल सिग्नलिंग या हम इसको लोकल सिग्नलिंग भी बोलते हैं, लोकल सिग्नलिंग। या हम बोल सकते हैं कि इसमें जो सिग्नलिंग होती है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है। या हम बोल सकते हैं कि जो सेल्स है वो एक दूसरे के नेबर में प्रेजेंट होती है,
इस तरह से प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए एक सेल है, ये वाली ए सेल है, और यहीं पे इससे कुछ दूरी पे ही, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं, बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस पे ही यहाँ पे दूसरी बी सेल प्रेजेंट है। मैं पैराक्राइन में और आपको जक्स्टाक्राइन में पहले ही डिफरेंस बता देती हूँ कि जक्स्टाक्राइन में एक सेल बिल्कुल साथ वाली, जो उसके जस्ट साथ में अटैच सेल है, उसके साथ में कांटेक्ट में होके सिग्नलिंग करती है। बट यहाँ पे पैराक्राइन में जो सेल्स है ए एंड बी, वो कुछ डिस्टेंस पे प्रेजेंट है और वो किसी भी टाइप के कांटेक्ट में नहीं है, उनके बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ए सेल कुछ सिग्नल को प्रोड्यूस करती है, ये सिग्नल है लिगेंड, और बी सेल पे इसी सिग्नल को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब क्या होता है, यहाँ पे ये लिगेंड आया, रिसेप्टर से बाइंड हुआ और बी सेल ने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। इसी सिग्नलिंग को हम बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो अगर हम इसमें सिग्नल मॉलिक्यूल की बात करें कि सिग्नल कैसा है या लिगेंड कैसा है, तो आपको इसको देख के क्या लग रहा है कि इसमें लिगेंड कैसा है? पहली बात, लिगेंड फ्री है, लिगेंड दूसरी सेल के मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और क्या देखने को मिल रहा है आपको कि लिगेंड यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, लो कंसंट्रेशन में यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट है। इसके अलावा और क्या क्या देखने को मिलता है हमें कि लिगेंड जो है वो सिक्रीटेड है, यानी कि उसको सिक्रीट किया गया है। यहाँ पे जो भी दो सेल के बीच में प्लाज्म प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वहां पे सिक्रीट किया गया है सिग्नल को। और अगर हम यहाँ पे देखें कि सिग्नल क्या लंबे टाइम के लिए है या थोड़े टाइम के लिए, इसको जस्ट आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको अपने पड़ोस में एक दो घर छोड़ के ही जाना है, तो क्या आप जल्दी पहुंचोगे या देर से पहुंचोगे? तो जल्दी पहुंचोगे ना, क्यों? क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है। तो इसमें जो सिग्नल होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे ही होता है, ज्यादा दूर नहीं होता, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। और दूसरी बात कि इसमें सिग्नल शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सिग्नल रिलीज हुआ, थोड़ी सी दूर पे ही तो दूसरी सेल प्रेजेंट है, तो थोड़े से टाइम में ही दूसरी सेल के पास में सिग्नल जो है वो पहुंच जाएगा। तो इसलिए सिग्नल जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ना कि लॉन्ग टाइम के लिए। और इसमें जो डिस्टेंस होता है वो भी शॉर्ट होता है, ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे नहीं होता। तो ये हो गया पैराक्राइन सिग्नलिंग। अगर हम यहाँ पे पैराक्राइन सिग्नलिंग के एग्जाम्पल देखें कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है पैराक्राइन सिग्नलिंग के, फॉर एग्जाम्पल, तो जितने भी ग्रोथ फैक्टर हम पढ़ते हैं, ग्रोथ फैक्टर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल FGF, जिसको हम बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। इसके अलावा PDGF, प्लेटलेट्स डेरिवेटिव ग्रोथ फैक्टर। इसके अलावा NGF, नर्व ग्रोथ फैक्टर। ये सारे के सारे EGF, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ये सारे के सारे ग्रोथ फैक्टर जो है वो क्या है, वो पैराक्राइन सिग्नलिंग के ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, ये भी पैराक्राइन सिग्नलिंग के ही एग्जाम्पल है जो कि हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में पैराक्राइन सिग्नलिंग के ही अंदर ही हम एक एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन सिग्नलिंग। ये हम इसी पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर ही डिस्कस कर रहे हैं।
तो एसिटाइल कोलिन आप लोगों ने सुना होगा, न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि दो नर्व सेल्स के बीच में फंक्शन करता है। तो ये कैसे फंक्शन करता है इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये यहाँ पे एक न्यूरॉन का टर्मिनल है और यहाँ पे ये दूसरा न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक नर्व। सेकंड वाले को हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक नर्व। इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट है। हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे पास प्री सिनेप्टिक नर्व है इसके अंदर कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होती है इस तरीके से, और इन वेसिकल के अंदर एसिटाइल कोलिन ए जो है एसिटाइल कोलिन जो है वो फिल होता है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे प्री सिनेप्टिक नर्व के अंदर कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं और यहाँ पे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन प्री सिनेप्टिक नर्व के अंदर इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे क्या होता जाता है, ये जितनी भी वेसिकल प्रेजेंट है वो क्या करेगी, वो इन दो न्यूरॉन के बीच में यहाँ पे जो स्पेस है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि सारा का सारा जो एसिटाइल कोलिन है वो यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे रिलीज हो गया। अब यहाँ पे जो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व है उसके अंदर यहाँ पे सोडियम चैनल प्रेजेंट है। अब एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट है वो क्या करता है, एक्चुअली में यहाँ पे जैसे ये सोडियम चैनल है ना, यहाँ पे सोडियम चैनल है, तो यहाँ पे क्या होता है कि दो एसिटाइल कोलिन आके यहाँ पे बाइंड होते हैं। एक वाला एसिटाइल कोलिन जो है वो यहाँ पे बाइंड हो जाता है ऐसे, दूसरा वाला यहाँ पे बाइंड हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे आके बाइंड होगा ना इस तरीके से, ये जो सोडियम चैनल है वो क्या हो जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे और सोडियम अंदर की तरफ आना शुरू कर देगा। यहाँ पे सोडियम अंदर की तरफ आएगा, याद रखना है। बेशक यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जो है वो सोडियम चैनल को ओपन करने का काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओपन करने का काम कर रहा है, लेकिन जो इससे आयन अंदर आएंगे वो सोडियम ही होगा। तो यहाँ पे अंदर वाली साइड में क्या हो जाएगा, सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और जिसके कारण यहाँ पे हमें एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलेगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो ऐसे करके क्या होगा, ये सिग्नल आगे की तरफ पास होगा। फिर आगे जाके जब ये इसका टर्मिनल आ जाएगा इस वाले न्यूरॉन का, तब फिर से यही वाली प्रोसेस रिपीट होगी। तो इस तरह से एसिटाइल कोलिन सिग्नलिंग जो होती है वो ऐसे पैराक्राइन सिग्नलिंग फंक्शन करती है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला न्यूरॉन इस वाले न्यूरॉन के साथ में किसी भी टाइप के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है। तो इस तरह से एसिटाइल कोलिन के अंदर पैराक्राइन सिग्नलिंग हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक बात और याद रखने की जरूरत है कि यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल है उसको हम लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते, तो यहाँ पे सिग्नल का डिग्रेडेशन होना भी जरूरी होता है। यानी कि अगर ये एसिटाइल कोलिन कंटिन्यू बना रहा तो ये क्या करेगा, सोडियम चैनल को ओपन ही रखेगा, जिसके कारण कंटिन्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होता है, सिग्नल को डिग्रेडेशन किया जाता है सिग्नल का। और यहाँ पे एसिटाइल कोलिन का जो डिग्रेडेशन है उसके लिए एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस।
ये क्या करता है, ये एसिटाइल कोलिन का, ये जो एसिटाइल कोलिन है इसको डिग्रेडेट कर देता है, या इसका आप बोल सकते हो डिग्रेडेशन कर देता है। डिग्रेडेशन कर दिया और अब ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये सिग्नलिंग चलती है। उसके बाद में यहाँ पे पैराक्राइन सिग्नलिंग के बाद में जो हम थर्ड टाइप की सिग्नलिंग को डिस्कस करने वाले हैं, थर्ड टाइप की जो सिग्नलिंग है हमारी, वो है यहाँ पे एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग तब होती है जब भी कोई भी ग्लैंड हार्मोन को सिक्रीट करती है, हार्मोन को सिक्रीट करती है और उस हार्मोन को अपनी टारगेट सेल तक पहुंचना होता है, जो उसका टारगेट है। क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि जैसे पेनक्रियास ग्लैंड, पेनक्रियास ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसका टारगेट होता है, यानी मसल सेल्स होती है, हिपेटोसाइट्स होती है, एडिनो एडिपोसाइट सेल्स होती है। तो ये सेल्स नॉर्मली पेनक्रियास से दूर प्रेजेंट है। तो इसके लिए जो हम सिग्नलिंग काम में लेते हैं वो है एंडोक्राइन। या जैसे कि जो हाइपोथैलेमस है वो कुछ सिग्नल प्रोड्यूस करता है, तो उसको जो सिग्नल दिया है उसने उसको हमारी बॉडी के डिफरेंट टाइप की जो ग्लैंड है, जो सेल्स है, वो सेंस करती है। तो ये वहां पे जो सिग्नलिंग होगी वो होगी एंडोक्राइन सिग्नलिंग। और इसके अंदर जो सिग्नल है, या आप बोल सकते हो कि जो लिगेंड है वो फ्री है, दूसरी बात सिक्रेटेड है, और वो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल करेगा, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल करेगा। इसके साथ में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई होती है। अब कंसंट्रेशन हाई होने का रीजन क्या है कि एंडोक्राइन सिग्नलिंग जो होती है वो ग्लैंड के अंदर चलती है, और ग्लैंड के अंदर कोई एक सिंगल सेल नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मल्टीपल सेल प्रेजेंट होती है, मल्टीपल सेल, या हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल जो कि ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे जो सिग्नल भी है वो ग्रुप ऑफ सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ना कि एक सिंगल सेल के द्वारा। इसलिए यहाँ पे जो लिगेंड बनता है उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, ना कि लो होती है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारी मल्टीपल सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो पहली बात तो ये। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम बात करें कि एंडोक्राइन सिग्नलिंग जो सिग्नल दे रही है, सिग्नल दे रही है, वो सिग्नल कौन सी सेल रिसीव करेगी, है ना। सिग्नल तो दे रही है, लेकिन क्या हमारी बॉडी की हर एक सेल इस सिग्नल को सेंस करती है? नहीं। कौन सी सेल करेगी? सिर्फ वही सेल सिग्नल को सेंस करती है जो कि कंपैटिबल होती है, या आप बोल सकते हो कि कॉम्पिटेंट होती है, यानी कि जो सिग्नल को रिस्पॉन्स दे पाए। कंपिटेंट सेल वो होती है जो कि किसी सिग्नल को रिस्पॉन्स दे। तो जो सिग्नल आएगा उसको जो सेल रिस्पॉन्स देगी, जो उसके लिए कंपिटेंट होगी, वही सेल फंक्शन करेगी या आगे काम करेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम हैं, इसमें क्या है, जैसे कि हमारे सामने अगर हमारी एक तो कॉमन लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, हम दो लैंग्वेज को समझते हैं। तीसरी जो हमारी लोकल लैंग्वेज है हम उसको समझ लेते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई और लैंग्वेज का कोई पर्सन आ गया, अलग से चाइनीज लैंग्वेज बोले जा रहा है, हमारे सामने आके चाइनीज लैंग्वेज बोले जा रहा है, तो क्या हम उसकी लैंग्वेज को समझेंगे, उसको रिस्पॉन्स देंगे या उससे बातें करेंगे? नहीं ना। तो अगर कोई हमारे सामने हिंदी बोलेगा या
थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलेगा तब हम उसको रिस्पॉन्स दे देंगे, लेकिन अगर वो किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है तब हम उसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो बिल्कुल यही बात सेल के साथ में होती है कि सेल जो सिग्नल प्रोड्यूस करती है उस सिग्नल के लिए जो उसको रिस्पॉन्स देती है जो सेल, वही उसको रिसीव करेगी, वही सेल उस सिग्नल को रिसीव करेगी। जो सेल कंपिटेंट नहीं है या रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर सकती, वो सेल उस सिग्नल को सेंस नहीं करेगी यहाँ पे। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो कंपिटेंट सेल है वो रिस्पॉन्स देगी, जो नॉन कंपिटेंट सेल है वो रिस्पॉन्स नहीं देगी। और यहाँ पे जो सिग्नल है वो ग्रुप ऑफ सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी कोई ग्लैंड है बॉडी की, और ये बनी है बहुत सारी सेल से, मल्टीपल सेल इसमें प्रेजेंट है ग्लैंड में। अब ये सारी की सारी सेल क्या कर रही है, ये सारी की सारी सेल सिग्नल को प्रोड्यूस कर रही है। तो सोचो, एक सेल सिग्नल प्रोड्यूस करती है, यहाँ पे तो बहुत सारी सेल है, तो यानी कि जो सिग्नल बनेगा वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में बनेगा। अब ये सिग्नल बन तो गया, अब इसको भेजना है दूर, यानी कि हमारी बॉडी की जो बाकी का पोर्शन है वहां पे सप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास ये जो सिग्नल है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डालेंगे डक्ट के अंदर, डक्ट के अंदर, और क्या करेंगे, इसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, या जहां पे भी इसको जाना है या फंक्शन करना है या जो भी इसके लिए कंपिटेंट सेल है वहां पे ये जाके रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करेगा। तो इस टाइप की सिग्नलिंग में, एंडोक्राइन सिग्नलिंग में आप बोल सकते हो कि इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी बॉडी की ग्लैंड है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ये भी एंडोक्राइन सिग्नलिंग करती है। इसके अलावा हमारी बॉडी की जितनी भी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, ये भी एक टाइप से एंडोक्राइन सिग्नलिंग का ही पोर्शन है। बाकी की बॉडी की जितनी भी ग्लैंड है वो सारी की सारी एंडोक्राइन सिग्नलिंग की तरह ही फंक्शन करती है। तो यहाँ पे अभी तक हमने जो आज के अंदर हमने ये देखा कि सेल सिग्नलिंग कितने टाइप की होती है। हमने पढ़ा डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट में फिजिकल कांटेक्ट होता है, और इसका हमने एक एग्जांपल देखा है जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग, जो कि डायरेक्ट सिग्नलिंग का है। और इस सिग्नलिंग के भी हमने अलग अलग एग्जांपल देखे हैं यहाँ पे। उसके बाद में हमने देखा यहाँ पे इनडायरेक्ट सिग्नलिंग क्यों होती है, क्यों होना जरूरी है, उसके डिफरेंट टाइप देखे। फर्स्ट ऑटोक्राइन देखा हमने, सेकंड पैराक्राइन देखा। पैराक्राइन के बाद में हमने यहाँ पे पैराक्राइन के एग्जाम्पल भी डिस्कस किए हैं, एसिटाइल कोलिन वाला। और उसके बाद में हमने एंडोक्राइन सिग्नलिंग डिस्कस की है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि जितना भी आपने यहाँ पे पढ़ा है उसको आप अच्छे से अप्लाई करोगे, क्योंकि आप कई बार क्या होता है कि नॉलेज को आप ले लेते हो बट अपनी डेली लाइफ के साथ में उसको मैच नहीं करते। तो पढ़ने का सिंपली भी ये होता है कि आप जो भी पढ़ते हो उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करो, तब आप उसको पढ़ो, तो आपको वो चीजें लंबे टाइम के लिए याद रहती है। थैंक यू।